क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एज पर द थियरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर के अनुसार, गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक बात सही होगी, ये आप बताएंगे कमेंट करके फटाफट से। तो पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी कंस्ट्रक्ट। यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल, सिंगल यूनिट। अगर कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट है तो वो हर चीज में इंटेलिजेंट होगा, ऐसा बिने मानेंगे। यूनिटरी किसने कहा है? एल्फ्रेड बिने ने, जिन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था, एल्फ्रेड बिने। ठीक, गलत हो गया ये तो। इंटेलिजेंस इज अ जेनेरिक एबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी एक जनरल क्षमता है जो आपने एक्यूमुलेट करके बनाई होगी, है ना। अब ऐसा तो नहीं है अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो उसने सिर्फ एक्यूमुलेट किया होगा, अंदर से भी इनहेरिट भी तो किया होगा ना कुछ हद तक। तो जनरल की बात कौन करता है? जनरल इंटेलिजेंस की, और स्पेसिफिक की चार्ल्स स्पीयरमैन। फिर आते हैं सी ऑप्शन पे, इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, है ना। पहली बात तो ये 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 7 है। पीएमए बोला जाता है इसको, थर्स्टन का 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। एसपीएनवी डब्ल्यूएमआर से याद होगा आपको, पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी कराया होगा कभी ना कभी, है ना। तो वो थर्स्टन की मेंटल एबिलिटीज हैं, 7 हैं वो। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे डी ऑप्शन पे। अब तो कुछ बचा ही नहीं, जब ये तीनों ही गलत हैं तो एक तो सही होना ही पड़ेगा एक ऑप्शन को। तो इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस, ईच वन ऑफ विच हैज अ यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस। बहुत ही प्यारा सवाल। बुद्धि एक, ये हिंदी और इंग्लिश में इन्होंने गड़बड़ कर दी, हमारे टाइपिस्ट जी का कमाल है ये। हिंदी वाले इसको सी लगाइएगा और इंग्लिश वाले डी लगा लीजिएगा। बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में, या हो सकता है आपके सीटेट के पेपर में भी कर दिया हो, कमाल लोग हैं ये लोग। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति बने कि आपको इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, तो जो चीज आपको पता है कि ये सही ये ऑप्शन है, लेकिन आपको इंग्लिश वाला मार्क कर देना है, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर या जो भी इनका सिस्टम रहता है वो इंग्लिश को ही सही मानते हैं। अगर गलती होती है हिंदी में तो इंग्लिश वाला ही फाइनल माना जाता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 1 नंबर सबको मिल जाए, बट चांसेस हैं, या ऐसा ही होता है जनरली कि इंग्लिश वाले को ही सही माना जाता है। तो बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है ना। तो इसको समझेंगे एक बार। 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है हार्वर्ड गार्डनर ने, डी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसको समझना कि बायोलॉजिकली कैसे जुड़ा हुआ है ये। अगर हम बात कर रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर की, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने, इनसे हर बार एक क्वेश्चन आता ही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है बुद्धि के विषय में, क्योंकि आज के टाइम पे इन्हीं के इंटेलिजेंस को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर हम बात गार्डनर की कर रहे हैं, ठीक, इन्होंने एक बुक लिखी 1983 में, 1983 में इनकी एक बुक आई जिसको हम फ्रेम्स ऑफ माइंड बोलते हैं। ठीक, इसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की, यानी बुद्धि जो है कोई 1 या 2 प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है। यानी बुद्धि कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, कई प्रकार से लोग बुद्धिमान हो सकते हैं। और आईक्यू को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की। शुरुआत में 7 थी, फिर आज की डेट में आपको 9 भी मिल जाएंगी, कहीं कहीं ऐसे देखा जाए तो 12-13 भी हैं, बट एनसीईआरटी 8 फॉलो करती है, तो आपको 8 ही टाइप याद रखने हैं, है ना। जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस एक चीज होती है कि कुछ लोग म्यूजिक में बड़े एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे AR रहमान, जैसे लता मंगेशकर जी। ठीक, कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मिताली राज, जैसे विराट कोहली, ठीक, या साइना नेहवाल। ठीक, कुछ लोग लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग राइटर्स हैं या पोएम्स लिख रहे हैं। ठीक, इसके अलावा ऐसे ही अलग अलग प्रकार की 8 बुद्धि हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि ये जेनेटिक बायोलॉजिकल बेस होता है हर एक टाइप की बुद्धि का। यानी मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपके ब्रेन का मान लीजिए एक पार्ट अफेक्ट हुआ है, तो इस प्रकार की बुद्धि अगर आप में थी तो वो अफेक्ट हो सकती है, लेकिन बाकी चीजें ठीक काम करेंगी, ऐसा गार्डनर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, ठीक है ना। तो कि जरूरी नहीं है कि आपका ब्रेन के एक पार्ट डैमेज होने से बाकी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे, या बाकी प्रकार की बुद्धि अगर आप में है तो वो खत्म हो जाएगी। तो ये बात गार्डनर की है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, कोई सिंगल यूनिट नहीं है, बायोलॉजिकल बेसिस होता है, हर ब्रेन के अलग अलग भाग से चीजें होती हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए अब इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन करने के लिए, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी लर्निंग अभी होनी है, आप सीख रहे हैं लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए टीचर ने, तो इसको आप कैसे देखेंगे। पहला ऑप्शन है मेक कंपैरिजंस अमंगेस्ट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर गोल्स। एक बात हम सिंपल याद रखेंगे, बच्चों में कंपेयर करना, कंपैरिजंस ड्रॉ करना, इससे घटिया बात कोई और नहीं है। आज की डेट में जो हमारी प्रोग्रेसिव पेडागोजी है, जो हम मॉडर्न तरीके से पढ़ाने की जब बात कर रहे हैं, तो हम बच्चों को कंपेयर नहीं करते, है ना, उनका आपस में कंपैरिजन नहीं करते। बच्चे का खुद से कंपैरिजन करेंगे कि आज से 6 महीने पहले आप कितना अच्छा कर रहे थे और आज कितना अच्छा कर रहे हैं। मैं इस बात को कंपेयर कर सकती हूँ एज अ टीचर, बट
कि आप शर्मा जी के बेटे या वर्मा जी की बेटी से कितना अच्छा कर रहे हैं, ये कंपेयर करना गलत बात है। एनालाइज द वर्क ऑफ ईच चाइल्ड एंड डिटरमाइन द गैप्स इन देयर लर्निंग। ये बात सही है कि हर एक बच्चे के काम को आप क्या करें, एनालाइज करें, उसको टुकड़ों में बांट करके देखें, उसका विश्लेषण करें कि बच्चा कैसे सीख रहा है और गैप्स कहाँ है, कमी कहाँ है, उसको फुलफिल कैसे करेंगे। ये बात पॉजिटिव है। बच्चे के भलाई में जो ऑप्शन होता है वो बेस्ट ऑप्शन है, जो बच्चे की भले की सोचे, है ना। हमें बच्चे के भलाई में सोचना है हमेशा। ओनली गिव येस नो क्वेश्चंस। अब येस नो क्वेश्चंस में बच्चे की सोच, वो कैसे सोचता है, सीखता है, ये पता नहीं लगेगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। डी ऑप्शन है टेस्ट द रिकॉल कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑन अ पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा ही जांचा जा सकता है, ये बात भी गलत है। हो सकता है कोई बच्चा डिस्कशन में, डिबेट में, स्पोर्ट्स में अच्छा हो और आप पेपर पेंसिल टेस्ट पे लगे पड़े हैं, है ना। अब आप सचिन तेंदुलकर को एकेडमिक्स स्कोर के हिसाब से अगर जांचा जाता, क्या उनको उसी हिसाब से रखा जाता, तो फिर तो वो इंटेलिजेंट कहलाते ही नहीं, या कभी हम उनकी क्षमताएं पहचान ही नहीं पाते। ठीक, जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि भैया अगर आप मछली को उसके उड़ने की क्षमता से नापेंगे तो जिंदगी गुजार देगी इस बात को सोचने में कि वो बेवकूफ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि हर बच्चे का जो काम है उसको एनालाइज करना, गैप कहाँ है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, इसलिए आप असेस करते हैं, इसलिए आप टेस्ट लेते हैं, इसलिए आप जांचने का प्रयास करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव की अगर हम बात करें कुक विद जन्नत, तो जन्नत उसमें सिंपल बात है। फॉर्मेटिव का मतलब है जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जो आपको फीडबैक के लिए किया जाए। वही समेटिव किस लिए होता है, आपके जजमेंट के लिए, इतने परसेंट आप लेकर के आए हैं या यहां तक आप पहुंच गए हैं, आपका अचीवमेंट लेवल क्या है। और फॉर्मेटिव में जनरली पेंसिल पेपर टेस्ट को, पेन पेपर टेस्ट को अवॉइड करते हैं। समेटिव में वो होता है जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स या आपका ईयरली एग्जाम्स, ठीक है ना। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन है, होलिस्टिक। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको करा चुकी हूं, अभी यूट्यूब पे ही सर्च कर लीजिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय हिमांशु सिंह, तो आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस उसके हमारे अभी और बचते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में कराए हैं उसी थियोरी में भी, बट एक सेशन अलग से क्वेश्चंस का रखेंगे जल्दी ही। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट सजेस्टेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल कार्ड कहेंगे हम इसको, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कहेंगे। इसमें 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में क्या बात का सुझाव दिया गया है ये पूछा है। समेटिव असेसमेंट, भाई 360 डिग्री का मतलब है चहुमुखी, होलिस्टिक, हर पक्ष को जांचने वाली, और समेटिव में सिर्फ आप परसेंटेज को जांचते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ रोट मेमोराइजेशन, यानी यंत्रवत कौशल, जी नहीं, है ना, सिर्फ रटने पे फोकस नहीं कराना, ये थोड़ी कहेगी कोई भी अच्छी पॉलिसी। ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, तो देखो पेपर पेंसिल टेस्ट समेटिव में होता है ऐसे में, लेकिन 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि बच्चे के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए उसका आकलन करना है, एक्टिविटीज से लेके हर चीज। इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये बात सही है। 360 डिग्री असेसमेंट में क्या है, बच्चा खुद का भी आकलन करे, स्व आकलन और समूह आकलन, यानी जो उसके पीयर्स हैं वो भी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या आकलन उनका निकल के आया उसके काम को लेके, सब मिलके हर एक पक्ष को समझा जाए, तभी तो 360 डिग्री कहला रहा है ना। बच्चे का खुद का, यानी वो खुद के बारे में क्या सोचता है, उसका क्या असेसमेंट है, उसके पीयर्स क्या असेस कर रहे हैं, टीचर्स क्या असेस कर रहे हैं, उसकी स्कोलेस्टिक यानी पेन पेपर वाली क्षमताएं और को स्कोलेस्टिक यानी जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, सबको मिलाकर के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, उस तरह से असेस करेंगे। डी ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट शुड अ टीचर डू इन अ क्लासरूम दैट हैज लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। ये क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी में भी नंबर दिलाएगा और ये यहाँ सीडीपी में भी काम का है ना, सीडीपी में भी काम का है। बताइएगा एक बार, एनसीएफ 2005 भी कराया हुआ, फिर से कराऊंगी, डोंट वरी। आपके चैनल को फॉलो करने से सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं होगा सरकार, आपसे पहले कितने लोग कर चुके हैं, आप भी करेंगे अगर सही तरीके से, अगर समझ में आ रही है, दिमाग के अंदर जा रही है, दिमाग के ऊपर से नहीं जा रही हैं चीजें, तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। काम की चीजें कर रहे हैं हम, कोई फालतू चीजें करते नहीं है, ठीक है ना। देखिए, क्योंकि सीटेट में सिलेबस लिमिटेड है, ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी नहीं आ जाता, ठीक। तो अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे और सही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आप मस्त तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि छत से छलांग लगाएंगे तो उड़ जाएंगे। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर
14 देखिए कि डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, यानी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं क्लासरूम में। जैसे कोई आपका मैथिली बोलता है, कोई बच्चा है जो पंजाबी बोलता है, कोई बच्चा है जो हिंदी बोलता है, कोई बच्चा है जो भोजपुरी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, मराठी बोलता है। डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। मल्टीलिंगुअल क्लास है आपकी, बहुभाषी शिक्षा है यानी कक्षा है। पहला ऑप्शन है पीनलाइज लर्नर्स whenever they speak in their mother tongue, यानी जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें उनको डंडा उठा के और 3-4 लगा दो। तो ये तो गलत है। आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ, दुनिया की सारी अच्छी पॉलिसीज यही कहते हैं कि बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग करने दो। जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र के सबसे पहले मातृभाषा, फिर हम बाकी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। तो ये कोठारी आयोग से ही 1964-66 से ही आया हुआ है। और ऐसा नहीं है मदर टंग में आप बच्चे को पढ़ाने देंगे, उसकी मातृभाषा में उसको कंफर्टेबल होने देंगे, ठीक, उसको एक्सप्रेस करने देंगे, अभिव्यक्त करने देंगे खुद को। बी ऑप्शन है क्रिएट अ कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन बाय एनकरेजिंग देम टू टॉक अबाउट देयर लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, यानी ऐसा एक कल्चर, ऐसी एक संस्कृति बनाना या पैदा करना कक्षा में जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए कि भाई जो भाषा उनको आती है, जो अपने एनवायरनमेंट से जो उनकी मदर टंग है, वो उसमें बात कर सकते हैं फ्रीली। तो एक दूसरे से बच्चे एक दूसरे की मदर टंग भी सीखेंगे और खुद को अभिव्यक्त भी कर पाएंगे। ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि बच्चे को आजादी दी गई है, उसकी मातृभाषा के पक्ष में है। एक बात याद रखिएगा, बच्चा जो भी लेके आए अपने घर से, है ना, जो भी लेके आए मतलब लंच बॉक्स हो, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसकी संस्कृति हो, चाहे उसका बैकग्राउंड हो, चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति हो, आप उसको डिमीन नहीं करते, उसको कम नहीं आंकते, उसको बुरा महसूस नहीं कराते। उन सबको आप एक एसेट की तरह, एक संसाधन की तरह, एक रिसोर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल बात हो गई। सी ऑप्शन है टेल द स्टूडेंट्स टू स्पीक ओनली इन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्कूल। ऐसा नहीं है जो स्कूल में भाषा स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलनी है, अरे भाई सीखते सीखते सीखेगा, पहले उसको कंफर्टेबल तो होने दो ताकि वो सीख पाए। लैंग्वेज तो बाद में सीख लेगा, लैंग्वेज क्या एक माध्यम है। तो आपको बच्चे की भलाई वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा आपके लिए काम करेगा पूरी पेडागोजी में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, कि जो ऑप्शन बच्चे की भलाई की बात करे वो अच्छा है, बच्चे के पक्ष में हो, बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव हो। डी ऑप्शन है आस्क द स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी टू एनरोल इन होम ट्यूशंस। हाँ, तो फिर आप इसको क्या बनाएंगे, बिजनेस बना देंगे कि भैया जो हाशिए पर परिवारों वाले बच्चे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से हैं, जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, अलग थलग रहे हैं समाज में, उनको कहो स्पेशल ट्यूशन आके लो और तभी पास हो पाओगे। तो ये गलत बात है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आरटीई तो ट्यूशन के खिलाफ भी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसी का नतीजा है कि हम देखते हैं कि कायदे में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में या स्कूल्स में भी इवन टीचर्स हैं, उनको अवॉइड करना है ट्यूशन पढ़ाना। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको जो आर्थिक रूप से लाभ वाली चीजें हैं वो नहीं करनी चाहिए, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ कैन अ टीचर प्रमोट जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी इन हर क्लासरूम, यानी एक टीचर कैसे प्रमोट करे जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी को। ये क्या है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा दे। यानी रूढ़िवादिता क्या है कि भैया ये काम सिर्फ लड़कियां करेंगी, ये सब्जेक्ट सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी, ये काम सिर्फ लड़के करेंगे, है ना। अगर लड़के को कुकिंग में इंटरेस्ट है तो वो खराब लग सकता है, डांस में इंटरेस्ट है तो खराब लग सकता है लोगों को, है ना। ऐसे ही ऑपोजिट है कि स्पोर्ट्स में अगर लड़कियों को इंटरेस्ट है तो वो खराब लग सकता है किसी को। तो रूढ़िवादिता क्या है, जो कुरीतियां, जो चीजें चली आ रही हैं बहुत टाइम से कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, या ये तो लड़कियों का काम है, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को ऐसे बोलना चाहिए, लड़कियों को ऐसे खाना चाहिए, है ना, लड़कियों को ऐसे सांस लेना चाहिए। ये क्या है, ये रूढ़िवादिता है जो समाज ने स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं, ठीक। तो ए ऑप्शन है बाय एनकरेजिंग गर्ल्स टुवर्ड्स फेमिनिन ट्रेट्स एंड रोल्स एंड बॉयज टुवर्ड्स मस्कुलिन, यानी लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं की ओर प्रोत्साहित करना। इससे स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। कायदे में क्या होना चाहिए, दोनों लोग इंसान हैं, कुछ लोगों का इंटरेस्ट किसी चीज में हो सकता है, किसी को कोई चीज पसंद हो सकती है, तो नॉर्मल बात है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ चीजें जो हमने फेमिनिन और मस्कुलिन ट्रेट्स से जिनको जोड़ रखा है, क्या हो सकती है वो कि एडवेंचर जो है वो मस्कुलिन ट्रेट है, सिर्फ लड़कों को पसंद होना चाहिए, है ना। और एक वो एड भी आता था कि व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन या बॉयज समथिंग लाइक दैट, तो हालांकि वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए था, ठीक। फेमिनिन ट्रेट्स क्या है, बिल्कुल काम, स्वीट, शांत एकदम, है ना, कोमल, वो वाली केयर, कंसर्न, ये सारी चीजें। तो अगर हम सिर्फ ऐसे ही बढ़ावा देंगे कि लड़कों को केयरिंग होना ही नहीं चाहिए, तो फिर तो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो गलत बात हो गई। फिर है बी, बाय गिविंग जेंडर स्पेसिफिक लर्निंग टास्क्स टू बॉयज एंड गर्ल्स दैट दे आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड फॉर, यानी लड़के व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए आनुवांशिक रूप से वो तैयार हैं। तो क्या किसी ने लिख के भेजा था कि लड़के सिर्फ यही काम करेंगे, ये हेरिडिटी में है उनकी, है
टाइम के साथ आप देखते हैं काम भी बदल रहे हैं, चीजें भी बदल रही हैं। अब से 50 साल पहले जो करियर नहीं होता था आज वो है। तो ये किसने कहा कि सिर्फ लड़के उस चीज को परस्यू करें या लड़कियां? तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है बाय हैविंग जेंडर एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस गर्ल्स टू एक्सेल इन लैंग्वेज एंड बॉयज इन मैथ्स। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं या लड़के ड्राइविंग में अच्छे होते हैं और लड़कियां भाषा में अच्छी होंगी या सजने संवरने में अच्छी होंगी, है ना। ये इसमें सोसाइटी या हमारी एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, हेरिडिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डी ऑप्शन देखिए, बाय प्रेजेंटिंग रोल मॉडल्स ऑफ पीपल इन नॉन स्टीरियोटिपिकल सेक्स रोल्स। ये बात सही है कि व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, कि हमारी बुक्स में ऐसे एग्जाम्पल हो कि भैया माउंटेन अगर चढ़ना है तो बछेंद्री पाल भी जा सकती हैं, है ना। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं, हम सुनीता विलियम्स से लेकर के कल्पना चावला तक के नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स में भी हम महिलाओं को दिखाएं, ठीक है। जब हम क्रिकेटर्स की बात करें तो हम सिर्फ विराट कोहली की बात ना करें, हम झूलन गोस्वामी की भी बात करें, हम मिथाली राज की भी बात करें या और फीमेल्स की भी बात करें, जब हम स्पोर्ट्स की बात करें तो, है ना। तो ये क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। आज कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया मुझे लगता है, खैर। टू एंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स टीचर्स शुड, यानी जब पहली पीढ़ी, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पूरी पीढ़ी में, यानी आज तक की किसी जनरेशन में कोई स्कूल ही नहीं गया, तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। तो ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक। तो टीचर को क्या करना चाहिए फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स के लिए, इंस्टिल द फियर ऑफ फेलियर, बच्चों में डर का माहौल बना दो। ये तो गलत बात है भाई, अगर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स नहीं सीख पाते तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनते, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है जिनकी पीढ़ियों में लोग पढ़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं को शिक्षा का अधिकार है, वही शिक्षा ले सकते हैं। तो हमें ये चीजें दिमाग से निकालनी होंगी एज अ टीचर। बी ऑप्शन है फैमिलियराइज द लर्नर्स विद द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द स्कूल व्हाइल रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर, यानी बच्चों की संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। बात तो सही है ना भाई। जिस संस्कृति, जिस समाज से वो आ रहे हैं, जिस पृष्ठभूमि से वो आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे आप कि ठीक है, और स्कूल में क्या चलता है वो आप धीरे धीरे उनको फैमिलियराइज कराएंगे उस चीज से। सी ऑप्शन है मेक, क्योंकि जिनके माँ बाप पहले स्कूल गए होंगे उनको आइडिया होगा कि इनको बैग ला के देना होता है, स्कूल में ऐसे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, 70 चीजें हो सकती हैं, वो होमवर्क में भी हेल्प कर देंगे उनकी। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हैं उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता एट टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, उनको हेल्प करेंगे फैमिलियराइज करने में। मेक, उनको अपने बारे में बुरा महसूस नहीं कराएंगे, है ना। सी ऑप्शन है मेक सेपरेट सेक्शंस फॉर देम सिंस दीज चिल्ड्रन वुड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस दी अदर चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हैव नो एक्सेप्शंस फ्रॉम देम सिंस मेनी ऑफ देम आर अनएडुकेबल, यानी उनसे कोई अपनी कोई वो नहीं रखेंगे एक्सपेक्टेशन कि भैया इनमें से कुछ लोग तो पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इनकी पीढ़ी में कोई नहीं पढ़ा। तो ये वाहियात बात है ना, एकदम बेकार बात है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज तो हम हो गए हैं कुछ ज्यादा ही लेट, कुछ लोगों को सुबह काम पे जाना होगा और कुछ लोगों को बच्चों को काम पे जाना होगा, और कुछ लोग होंगे हमारे जैसे महान लोग जिनको सिर्फ सो के उठना होगा और कहना होगा मम्मी खाना दे दो, है ना। तो वो लोग तो जगे हुए रहेंगे जिनको मम्मी खाना दे दो पे फोकस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, असर्शन की अगर हम बात करें, यानी कथन की जब हम बात कर रहे हैं और रीजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो कथन क्या है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरीड, चला लो तुम फोन चला लो, पबजी भी खिला दूं तुम्हें, हैं पोल नहीं आया अभी तक। दिवाली की छुट्टियों में आलसी हो गई, तुमने खूब मिठाई खाई होगी भर भर के, हैं बता दो। और पटाखे बैन थे, तुम्हें कहां से मिले? वाह, देखिएगा एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 17 की, तो असर्शन यानी कथन, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। यानी बच्चे अगर डिफरेंट तरह के हैं, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट में अलग हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अलग हो, अलग अलग कल्चर से आने वाले बच्चे हों, तो इससे लर्निंग एनरिच होती है, बच्चों को अलग अलग दुनिया देखने को मिलती है कि अच्छा इनके यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, ये खाना खाया जाता है, इस तरह से ये रहते हैं, तो इससे भलाई है बच्चों की, कोई नुकसान नहीं है। बात तो सही है, मल्टीपल एस्पेक्ट जानने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भारती, आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या है इसका, ओनली स्टूडेंट्स विद विजुअल हियरिंग इंपेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। देखो ये दोनों अलग बातें हो गई कि चल कुछ रहा था, बीच में कोई और आया, उसने कहा अरे फलानी जगह पे ये हो गया,
कि भैया बात तो कुछ और चल रही थी। तो इंक्लूजन की तो पहली बात तो यहाँ बात ये नहीं चल रही थी, ठीक है। हालांकि कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करती है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि इंक्लूजन से तो फायदा सिर्फ किसका है, जिनको विजुअल इंपेयरमेंट है, जिनको देखने में समस्या है। तो ऐसा नहीं है, इंक्लूजन यानी समावेशी शिक्षा हर किसी के लिए है। तो ए तो सही है, आर गलत है, रीजन जो है वो गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17 का सी। फोन रख दो साइड में और थोड़ा सा पोल पे एक्टिव हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट पेडागोजिकल प्रोविजंस शुड अ टीचर मेक फॉर अ स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट, यानी एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है क्या करना चाहिए। दृष्टिबाधित है यानी बच्चे को विजुअली देखने में कुछ समस्या है ना, उसको विजुअल इंपेयरमेंट है, तो उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए ये पूछा है और आप पोल में जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है यूज अ लॉट ऑफ फाइन प्रिंट मटेरियल। फाइन प्रिंट होता है छोटा छोटा सूक्ष्म, तो जिसको देखने में समस्या है उसके सामने आप और छोटा लिखेंगे तो ये मूर्खता हो जाएगी, है ना। कोई बच्चा कह रहा है मैम दिख नहीं रहा और आपने कहा अच्छा दिख नहीं रहा, पहले आपने ए लिखा था ऐसे और आप जैसे उसने कहा कि देखने में समस्या है आपने कर दिया ए को इतना, तो ये फाइन प्रिंट क्या हो गई, मूर्खता हो गई। ठीक, जिसको ये नहीं दिख पा रहा था अब आप उसको ये दिखा रहे हैं, तो ये फाइन प्रिंट या सूक्ष्म प्रिंट में नहीं रखना। अगर देखने में समस्या है तो बड़ा प्रिंट होना चाहिए। गिव अ लॉट ऑफ वर्बल क्यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू इमेजिन, यानी मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिल सके। यानी जिसको देखने में समस्या है उसको आप कुछ बोल के भी समझा सकते हैं, उससे क्या होगा, जल्दी मिल जाएंगे भाई नोट्स, और 1-2 दिन रुक जाओ। मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिल सके। गिव अ लॉट ऑफ वर्बल क्यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू इमेजिन, जिससे बच्चा इमेजिन कर सके अगर उसको देखने में समस्या भी है तो भी। सी ऑप्शन है गिव अ लॉट ऑफ विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन। भाई देखने में समस्या सिर्फ विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे तो और गलत बात हो गई। अगर देखने के सेंस में यानी हमारे विजुअल सेंस में प्रॉब्लम है तो बाकी के 4 सेंसेस तो काम कर रहे हैं ना, टच, फील, ऑडिटरी, इन सब चीजों का आप यूज करेंगे। डू अ लॉट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, भैया देखने में प्रॉब्लम है सारा काम ब्लैक बोर्ड का ही देंगे, कुछ ऑडियो टेप वगैरह भी दे सकते हैं, तो बी ऑप्शन बेटर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ कैन अ कंड्यूसिव क्लासरूम ethos फॉर लर्निंग बी क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी ऐसा क्लासरूम, कंड्यूसिव का मतलब होता है सुगम, बेस्ट, उपयुक्त, तो ऐसा क्लासरूम जहां पे लर्निंग बेहतर हो सके लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए। लर्निंग डिसेबल्ड कौन से बच्चे हैं, जिनको किसी भी रूप में सीखने में प्रॉब्लम है, चाहे वो उनको समझने से रिलेटेड हो, लिखने से रिलेटेड हो, पढ़ने से रिलेटेड हो, चलने से रिलेटेड हो, किसी भी फॉर्म में। नींद आ रही है आज, कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन तो पूरे करते हैं ना सेट, कल से थोड़ा जल्दी शुरू कर देंगे 9 बजे ही, बट अब तो खत्म कर ही लेते हैं ना इतना है। नींद पूरी करनी है आपको, सपने पूरे करने पे फोकस करना है, नींद नहीं पूरी होगी चल जाएगा। देखिए, फॉलोइंग रिजिड करिकुलम, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम को भी और इंसान को भी। जो ज्यादा रिजिड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं समय के साथ, ठीक, तो हटा देते हैं इस बात को। बी ऑप्शन है यूजिंग डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, ये अच्छा है। डाइवर्स मतलब डिफरेंट, यानी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग समथिंग, ये बात सही है। डिफरेंट वेज में अगर आप बच्चों को करने का मौका देंगे कोई भी काम, तो जो बच्चा एक तरह से नहीं समझ पा रहा वो दूसरी तरीके से समझ लेगा, क्योंकि आपने विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाई हैं, तो कोई ना कोई तो समझ में आ जाएगा। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग पद्धतियां हो गई। सी ऑप्शन है एंश्योरिंग स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, यानी मानकीकृत आकलन निश्चित करना। इसमें आपको स्टैंडर्डाइज नहीं, फ्लेक्सिबल या डिफरेंशिएटेड असेसमेंट अपनाना है। हैविंग जीरो टॉलरेंस फॉर एरर्स, भैया बच्चा गलती कर सकता है ऐसा थोड़ी है कि जीरो टॉलरेंस का मतलब ये किसी ने गलती की आपने गोली से उड़ा दिया, बेकार बात है ना। मेटाफोरिकली मैं बात कर रही हूँ, लिटरली नहीं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गिफ्टेड लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, यानी जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए। गिफ्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी क्षमताएं नॉर्मल या एवरेज बच्चों से ज्यादा होती हैं। ये सीखते जल्दी हैं, समझते जल्दी हैं, कुछ डिफरेंट करने की क्षमता रखते हैं, मुश्किल टास्क पे भी ये परसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। सोएंगे तभी तो सपने आएंगे। हाँ, ये खुली आंखों वाले सपनों की बात हो रही थी, वो वाले सपने नहीं जो सो के आ रहे हैं, उनसे किसी का भला नहीं हुआ। देखो एक बार, गिफ्टेड लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की, आप ही जैसे बच्चों को प्रतिभाशाली कह रहे हैं हम यहाँ, है ना। देखो, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की अगर पहचान की बात करें तो कैसे की जा सकती है, देयर विलिंगनेस टू टेक अप चैलेंजिंग टास्क, बिल्कुल सही बात है। वो जो चैलेंजिंग या मुश्किल टास्क को वो करना चाहते हैं, उनको इजी में मजा नहीं आता, इजी इज टू बोरिंग, ठीक है।
बी ऑप्शन है देयर इनेबिलिटी टू वर्क विदाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता होती है। ये बात तो गलत है। जो गिफ्टेड है उसको काम में मजा आएगा, ऐसा नहीं कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा तभी वो परसिस्टेंट चीजें करेगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, हाँ इनमें मौलिकता होती है इनकी सोच में। एबिलिटी टू थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस ये प्रेजेंट कर देंगे 1 मिनट में अलग अलग तरह के, अगर आप इनके सामने कोई प्रॉब्लम रखते हैं। इसीलिए इनको हॉट्स दिए जाते हैं। हॉट्स मतलब गर्म खाना या कुछ नहीं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस जो थोड़े मुश्किल होते हैं क्वेश्चंस कंपैरेटिवली, उनमें इनको मजा आता है क्योंकि ये इजी में बोर हो जाते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक, तो क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, फोर्थ भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, सी ऑप्शन। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिएगा 21वां सवाल क्या कहता है, और 9 क्वेश्चन है, फिर सोना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बाय अ टीचर इज डेट्रीमेंटल, ध्यान से पढ़िएगा, डेट्रीमेंटल मतलब रुकावट है, फॉर अ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी एक कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। कंस्ट्रक्टिव मतलब जहां एक्टिवली बच्चे सीख रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, सक्रिय रूप से ज्ञान का सृजन कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है ना। कौन सा तरीका सही नहीं है, कुल मिला के बात नॉट लिखा है, ये मान लीजिए आप। ए ऑप्शन है कंसीडरिंग स्टूडेंट्स पेस ऑफ लर्निंग व्हाइल असाइनिंग देम वर्क, विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना। कि मान लीजिए आपने एक बच्चे को काम दिया तो आपको पता हो कि भैया ये बच्चा किस गति से काम करता है, उनकी स्पीड का पता हो कि कितनी देर में ये वाला काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जिस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था उसको आपने कम दे दिया, जिसको कम टाइम देना चाहिए था उसको, जो कम टाइम में कर लेता है उसको ऐसा काम दे दिया कि वो बहुत ही जल्दी करके बैठ गया, तो उसको चैलेंजिंग देना था। तो ये बात भी गलत है कि हम पेस को ना समझें, तो पेस समझ के काम देना इज गुड। बी ऑप्शन है गिविंग ब्लैक स्टार्स टू मोटिवेट नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, यानी अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, यानी ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं हम उनको। वो देखा ना फास्टैग जाते हो कहीं, आजकल चलता है, तो वो फास्टैग हो जाता है ब्लैक लिस्ट, जब उसमें पैसे नहीं होते, कोई और खराबी हो जाए, तो ये ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं हम एक तरह से बच्चे को कि भैया तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए हम ब्लैक स्टार देंगे कि तुम एकदम नाकारा बच्चे हो, इसलिए तुम्हें ब्लैक स्टार मिला है। जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर हम उनको इतना नेगेटिव कोनोटेशन के साथ डील करेंगे तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो है, जो उसका खुद में विश्वास है, वो गिर जाएगा। तो आपको एज अ टीचर ये नहीं करना कि तुम तो नाकारा हो, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा। सी ऑप्शन है असेसिंग लर्निंग यूजिंग मल्टीपल मोड्स, हाँ आप बच्चे का आकलन डिफरेंट तरीके से कीजिए। बीइंग सेंसिटिव एंड कंसीडरेट टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर्स, यानी विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। ये बात सही है कि बच्चे जिस संस्कृति जिस समाज से आ रहे हैं आप सेंसिटिव हो, उसके प्रति मजाक ना उड़ाएं। तो बी ऑप्शन गलत है, यही डेट्रीमेंटल है, इससे रुकावट आएगी बच्चे के अधिगम में। कि आप बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ब्लैक स्टार दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको गलत सलत कह रहे हैं या उसके दिमाग में डिमोटिवेट कर रहे हैं आप उसको कहीं ना कहीं, जो आपको लग रहा है कि मोटिवेशन है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है समझते हैं। शुड इंट्यूटिव थिंकिंग बी एनकरेज्ड इन द क्लासरूम, यानी क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहज ज्ञान क्या है, जो बच्चों में नेचुरली आए, है ना। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे के अंदर से नेचुरली कुछ आ रहा है, तो इस चीज को आपको बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। अगर हम बात करें यहां तो यस, चिल्ड्रंस इंट्यूशंस एंड गैसेस हेल्प देम डेवलप देयर कॉग्निटिव रीजनिंग, हाँ बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करता है। बिल्कुल 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 सही बात है कि जो बच्चों के इंट्यूशंस हैं, जो सहजता से, या गैसेस हैं, जो उनके तुक्के भी हैं, मान लीजिए जो अनुमान वो लगा रहे हैं नेचुरली, उससे उनकी रीजनिंग बेहतर होती है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए अनुमान भी लगाया किसी चीज में, तो कुछ तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा होगा जिसके बेसिस पे आपने कोई बात कही होगी, तो इससे बच्चे की तर्क की क्षमता बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, उनको अनुमान लगाने देना है, रोकना नहीं है। नो वाला आंसर तो बिल्कुल हटा देंगे। यस, बट टीचर शुड इमीडिएटली टेल करेक्ट आंसर्स, एकदम से करेक्ट आंसर नहीं बताना चाहिए। पहले आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा गलत भी बता रहा है, अच्छा आपने सबसे सुन लिया, फिर आप डिस्कस करेंगे क्या सही है। ठीक, तो सी ऑप्शन गलत है। नो तो होगा ही नहीं क्योंकि ये बात सही है, तो बी नहीं, ए ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए पेडागोजी के साथ ये दिक्कत है कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होगी पेपर में, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, आप देख ही पा रहे हैं। मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ, मेरी स्पीड भी ज्यादा है, तब भी हमें समय लग रहा है पढ़ के समझ के उसको डिस्कस करने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। असर्शन यानी एक कथन है और उसका
तर्क दिया हुआ है। कथन क्या है? यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंस हेल्प्स लर्नर्स टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप क्लास में गए, चैप्टर शुरू करने से पहले आपने कुछ विजुअल्स दिखाए, कुछ पिक्चर्स दिखाई मान लीजिए, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया? डिस्कशन किया बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो उसको पहले से आता था, जो वो जानता है उन पिक्चर्स के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, जब आप पढ़ाने वाले हैं। तो बात तो सही है, प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट कर रहे हैं आप बच्चे की। रीजन क्या दिया है इसका? लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल्स और एक्टिविटीज प्रेजेंटेड टू देम। यानी अधिगमकर्ताओं को उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलाप के आधार पर वो एक्टिव होंगे, और जो उनको आता होगा, एग्जिस्टिंग आइडियाज होंगे, वो बाहर निकल के आएंगे। दोनों ही बातें हमें सही लग रही हैं, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर, देखते हैं फटाफट से। चिल्ड्रन लर्न इन अ डैश वे एंड नॉट इन अ डैश वे। यानी बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे नहीं सीखते हैं। तो बच्चे को एक्टिव रखना है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे, बच्चा एक्टिवली सीखेगा। तो चिल्ड्रन लर्न इन अ स्पाइरल वे नॉट इन लीनियर वे, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न इन अ लीनियर वे, रेखीय, स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन में कोई नहीं सीख सकता, ना डेवलपमेंट स्ट्रेट होता है, ना लर्निंग स्ट्रेट होती है। इसका मतलब हो गया कि बस 2+2+2, आज 2 सीखा, कल 2 सीखा, फिर परसों भी 2 ही सीखेगा, ऐसा नहीं होता। ये कंपाउंडिंग की तरह चलता है। वो चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, कंपाउंड इंटरेस्ट। लर्निंग वैसे काम करती है, स्पाइरल में काम करती है, डेवलपमेंट भी वैसे काम करता है। आज 2 हुआ, हो सकता है कल 1.5 हो पाए, और परसों 20 भी हो जाए या 5 हो जाए। तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चीजें जाती हैं। स्पाइरल में होती है लर्निंग, ना कि लीनियर में, स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, मैकेनिकल नहीं होती, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड होती है। तो चिल्ड्रन लर्न इन स्पाइरल यानी वर्तुलाकार वे में, एंड नॉट इन लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं सीखते, एक रेखा में नहीं सीखते कि बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी, इतना आज सीखा, इतना ही कल सीखेंगे, इतना ही परसों सीखेंगे। हो सकता है आज कम सीखा हो, कल बहुत ज्यादा सीख लें, परसों फिर कम सीखें, कोई मुश्किल चैप्टर आ गया तो फिर उसके बाद और इजीली सीख जाए। तो स्पाइरल में होगा, ना कि लीनियर में। डेवलपमेंट का भी यही सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ये कहता है टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी सुगम एनवायरनमेंट आपको बच्चे को सीखने के लिए देना है एज अ टीचर। तो आप क्या करेंगे? फोकस ओनली ऑन इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड इग्नोर कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी संज्ञान बुद्धि वाले एस्पेक्ट को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ इमोशंस पे ध्यान देंगे। बैलेंस में जाना है हमें, इमोशंस और कॉग्निशन के बैलेंस में जाना है, दोनों को कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशन पे ध्यान देंगे या सिर्फ कॉग्निशन पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये हट जाता है ऑप्शन। फोकस ओनली ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स एंड इग्नोर इमोशंस, ये भी बात गलत है। कंसिडर दैट इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये बात सही है। यह मानना चाहिए आपको कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना। कि जो संज्ञान है, जो दिमाग है, वो दिल को, और दिल दिमाग को, इमोशंस आपके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, मान लीजिए हैप्पी हैं आप, कोई काम करेंगे वो अच्छा होगा, दिमाग भी ठीक से काम करेगा। तो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कंसिडर दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस एंड कॉग्निशन, जी नहीं, कॉग्निशन और इमोशंस इंटर रिलेटेड होते हैं, सारी दुनिया यही मानती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि जो हमारा संज्ञान है, जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं, वो हमारे इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड है या जुड़ी हुई है आपस में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। टू एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग, एक होती है रोट लर्निंग, रटना जिसको हम कहते हैं, दूसरी होती है मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम। जो चीज हमारे लिए मीनिंगफुल होती है, जीवन भर याद रहती है या जुड़ जाती है हमारे जीवन से, वो मीनिंगफुल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देना है तो चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड टू सेट कैसे गोल्स? परफॉर्मेंस गोल्स। परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं फर्स्ट आने वाले गोल्स। तो अगर आप फर्स्ट नहीं आए तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि आपको फर्स्ट आना है, आपको टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा तो मीनिंगफुल नहीं है, रट भी लेंगे फिर तो आप, है ना, रोट लर्निंग भी हो जाएगी। तो ये तो हट गया। फेलियर अवॉइडिंग यानी बस पास हो जाए किसी तरह से, ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है सीखने का या जीवन जीने का। फेलियर एक्सेप्टिंग, फेलियर अवॉइडिंग, यानी मोटिवेट होने चाहिए फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए और फेलियर को अवॉइड करना उनका गोल होना चाहिए, ये भी बेकार बात है। तो चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड टू सेट लर्निंग गोल्स, कि भैया आज हमें ये क्लास लेने से ये सीखने को मिलेगा, ये हमारा गोल है, कुछ सीखने को मिलेगा, आज कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, बजाय कि नंबर इतने आएंगे, ठीक है ना। हालांकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा रेयर ही हो पाता है, बट होना यही चाहिए। और आज की डेट में हम फोकस यही करेंगे नए करिकुलम के हिसाब से कि हम क्या करें, लर्निंग पे, अवबोध पर, जानने पर फोकस करें, बजाय कि किसके, उपलब्धि के, है ना।
उपलब्धि की बजाय जानने पे फोकस हो, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। व्हाट डू एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क इंडिकेट, यानी बच्चों की गलतियां क्या दर्शाती हैं। तो सिंपल बात है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने सीखा हो और गलती ना की हो, है ना। तो बच्चों की जो त्रुटियां हैं वो ये दर्शाती हैं कि बच्चे सीख रहे हैं, और वो सोचते कैसे हैं वो पता लगेगा उससे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने यहां है कि स्टूडेंट्स इंफीरियर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एज कंपेयर्ड विद अदर पीयर्स, यानी विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाती हैं कि बच्चे इंफीरियर हैं अपने बराबर वालों से। तो आप बच्चों को कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्यों कंपेयर कर रहे हैं, तो ये गलती के बारे में सही बात नहीं है। स्टूडेंट्स डीमोटिवेशन सिंस लर्निंग इज टोटली कॉन्टिजेंट अपॉन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, कि लर्निंग तो सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी उत्सुकता के लिए जीवन में बहुत सारा धन, बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स छोड़ देते हैं, है ना। तो ये तो नहीं होगा कि लर्निंग सिर्फ इसलिए होगी। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स इनेबिलिटी फॉर मीनिंग मेकिंग विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अडल्ट्स, यानी वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता, यानी बच्चे सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से सीखेंगे। क्यों भाई, सेल्फ लर्निंग नाम की भी एक चीज होती है, बच्चा खुद से भी सीखता है जब वो क्यूरियस होगा। तो बच्चों की गलतियां ये दर्शाती हैं कि स्टूडेंट्स थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। ये किसने कहा है, पियाजे ने, है ना। उन्होंने थिंकिंग के बारे में ये कहा है, इसको हम एरर से कनेक्ट कर रहे हैं कि विद्यार्थियों की जो सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है ना, कि वो डिफरेंट सोचते हैं। उस डिफरेंट में कई बार गलत भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि ये जो पेड़ हैं जब हम ट्रेन में जा रहे हैं तो ये साथ चल रहे हैं हमारे, है ना। ऐसा सोचना उनका बड़ों से बस अलग सोचना है, जो गलती बन सकता है एट टाइम्स, लेकिन डिफरेंटली सोचते हैं, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होती है ना कि क्वालिटेटिवली। वही बात है कि अमाउंट में अलग है, अमाउंट में सेम है, क्वालिटी में डिफरेंट है, काइंड में डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं किसकी, मैच द फॉलोइंग की, एक तरफ दिया है एल्गोरिथम क्या है, दूसरी तरफ ह्यूरिस्टिक क्या है, एनालॉजी क्या होता है, मीन्स एंड एनालिसिस क्या होता है। ये दिसंबर 2018 में भी आया था, मीन्स एंड एनालिसिस मतलब चीजों को टुकड़ों में तोड़ करके समझना। देखिएगा एक बार और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ये मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें चीजें बहुत सारी आपको समझ के सही जवाब देना होगा। ऑफलाइन क्लास जल्दी बता देंगे आपको कब से शुरू होगी, कुछ आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी ऑफलाइन में। आप जवाब दीजिए, इतने पढ़िए इसको। देखिएगा, अगर मैं बात करूं, डी ऑप्शन आप में से कई लोग कह रहे हैं एल्गोरिथम्स होते हैं कि ये स्टेप हैं, इनको ऐसे करना है, ये एल्गोरिथम है, पहले से सेट है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर भी है तो कुछ सेट तरीके होंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक बात है। ह्यूरिस्टिक होता है जुगाड़ एक तरह का। अब जुगाड़ कहां लिखा हुआ है, अ जनरल स्ट्रेटेजी लीडिंग टू द करेक्ट आंसर, है ना। घर में कुछ खराब हो जाए, आपको पता है वो जुगाड़ है, वो जो रिमोट को मार के ऐसे चलाना है, वो ह्यूरिस्टिक है एक तरह का, जनरली काम कर जाता है, हो सकता ना भी करे। तो बी का हो गया डी ऑप्शन। एनालॉजी होती है यानी आप समान मिलती जुलती चीज का उदाहरण दे रहे हैं कि आपकी आंख क्या है, कैमरा के जैसी है, ये एनालॉजी है जो आपने दी है, ठीक। तो कीपिंग इन माइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम सिमिलर टू द प्रॉब्लम एट हैंड, ठीक। मीन्स एंड एनालिसिस होते हैं टुकड़ों में तोड़ के देखना। आपके पास एक बड़ा गोल है, आपको सीटेट डीट प्लस भी केवीएस क्लियर करना है, तो आपने टुकड़ों में तोड़ लिया, पहले सीटेट पे फोकस करती हूँ या करता हूँ, सीटेट में पहले ये सब्जेक्ट पे फोकस करती हूँ, ये स्कोरिंग है ना। एक दिन में सब कुछ नहीं कर लेंगे आप, तो ऐसे ऐसे चीजें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक। हम कहेंगे एल्गोरिथम यानी फर्स्ट का सेकंड, ए का सेकंड सिर्फ डी ऑप्शन में ही है, ये तो सिंपल है, इजी है, ए का सेकंड। और आपका जो ये एनालॉजी है यानी सी का फर्स्ट भी है यहाँ, तो ये तो आसान है कि आप एक दो ऑप्शन में मैच करेंगे, आपको पता लग जाएगा, बाकी किसी में कॉमन नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दो क्वेश्चन और हैं हमारे, फटाफट से समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय पर्सनल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये क्वेश्चन भी हर बार आता है भाई। लर्निंग को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक पर्सनल यानी बच्चे से रिलेटेड, उसकी एज, उसका इंटरेस्ट, उसकी इंटेलिजेंस, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, ये क्या है, पर्सनल फैक्टर्स हैं जो बच्चे से जुड़े हुए हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, न्यूट्रिशन कैसा मिला, ट्रेनिंग कैसी मिल रही है, एजुकेशन कैसी मिल रही है ना, क्या रिसोर्सेज एनवायरमेंट में उसके अवेलेबल हैं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बिल्डिंग कैसी है स्कूल की, टीचर्स कैसे हैं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी लर्निंग जो है वो सिग्निफिकेंटली यानी खूब अच्छे ढंग से प्रभावित होती है व्यक्तिगत और पर्यावरणिक कारकों से। इसके विषय में आपका कौन सा विचार सही होगा, ये पूछा है। शोभित, बैचेस में अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी डिफरेंट
टीचर्स ही कराते हैं, मैं CDP कराती हूँ सिर्फ, लेकिन यूट्यूब पे मैं आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी जो भी जरूरी है SST और मैथ्स को छोड़ के करा दूंगी। मैथ्स में भी हम कुछ कुछ काम कर लेंगे पेपर 1 के लिए। देखिएगा, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स, यानी अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों जो है वो पर्सनल हैं। एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि, एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, तो ये दोनों पर्सनल फैक्टर हैं, व्यक्ति के, विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं, चाइल्ड से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है ना, पर्सनल फैक्टर है। रिलीजन एंड अटेंशन बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स, नहीं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अटेंशन आपकी हर एक व्यक्ति ग्रैब नहीं कर पाता, और कोई कर लेगा कोई नहीं करेगा। दूसरा रिलीजन, धर्म, ये बाहरी कारक हैं, आपने थोड़ा ना बनाए हैं। ठीक, फिर है इंटरेस्ट एंड कम्युनिटी बोथ आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखो, कम्युनिटी एनवायरमेंटल है, इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल फैक्टर है, बच्चे से रिलेटेड है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, किस कम्युनिटी में आप हैं। एज क्या है, पर्सनल फैक्टर है बच्चे का। स्कूल एनवायरमेंटल हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते कि ये दोनों एनवायरमेंटल हो। तो एक ही ऑप्शन सही है कि अभिरुचि, अभिरुचि और आपकी अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। यानी इसको अगर कई लोगों में कंफ्यूजन रहता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम अभिरुचि और अभिवृत्ति की बात करें तो 1 मिनट में समझ लेना इसको। एप्टीट्यूड होता है आपका किसी एक काम को, किसी एक स्किल को एक्वायर कर पाने की क्षमता, है ना, आपका किसी एक स्किल या किसी एक काम को एक्वायर या करने की क्षमता। जैसे मेरे अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, है, ऐसा मैं मानती हूँ, और इसमें मैंने टीचिंग ट्रेनिंग भी कर ली तो थोड़ा और अच्छा हो गया होगा। लेकिन जिसमें एप्टीट्यूड ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी एक फ्रेंड है, उसको टीचिंग में रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको पसंद ही नहीं है, ना तो पेशेंस है ना एक्सप्लेन करना पसंद है उस तरह से, और भी बहुत सारे गुण होते हैं। ठीक, तो उस केस में अगर किसी के अंदर एप्टीट्यूड नहीं है किसी चीज को करने का, और आप जबरदस्ती उसको कहें नहीं तुम्हें तो यही करना है, तो एप्टीट्यूड है आपके किसी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता, योर एबिलिटी टू एक्वायर अ स्किल, जिसमें आप अच्छा कर पाए जिस फील्ड में। टीचिंग का एप्टीट्यूड हो सकता है, किसी में पॉलिटिशियन बनने का हो सकता है, किसी में कुछ और हो सकता है। अगर हम बात करें किसी में स्पोर्ट्स पर्सन बनने का हो सकता है। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड है कि आपका नजरिया एक तरह का, यानी आप देखते कैसे हैं चीजों को, यानी आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका इंटरेस्ट, आपके बिलीव्स, कि आपका विश्वास किस चीज में है, किस तरह से आप देखते हैं, आपके व्यूज, बेसिकली आपकी वैल्यूज, किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है, किन चीजों को आप वैल्यू करते हैं, किन चीजों को आप मानते हैं, किन चीजों को आप नहीं मानते। तभी तो हम बोलते हैं ना, इसमें इसका एटीट्यूड ही ऐसा है इस चीज को लेके, मतलब उसका बिलीफ सिस्टम उस चीज को लेके वैसा है, उसका नजरिया वैसा है। जबकि एप्टीट्यूड आपकी किसी स्किल को एक्वायर करने से संबंधित है। ये करियर के लिए इसका टेस्ट लिया जाता है एप्टीट्यूड का, इसलिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन वगैरह भी देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह में आते हैं। एटीट्यूड है आपका नजरिया कैसा है। ठीक, चलिए खैर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये पर्सनल फैक्टर्स हैं एक व्यक्ति के, अलग अलग लोगों में अलग अलग होंगे। आज के लिए आखिरी सवाल आपके सामने प्रस्तुत है और आप जवाब देंगे खुशी खुशी, नींद आने से पहले। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग एंड नॉलेज इज, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान, ध्यान से पढ़िएगा, लर्निंग यानी सीखना, ज्ञान यानी नॉलेज, ये कैसे हैं। सामाजिक संरचनावादी यानी जहां बच्चे ग्रुप में सीख रहे हो, जो वाइगोस्की को फॉलो करता हो। ठीक, समझिएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिटेड बाय द टीचर टू द लर्नर्स, ऐसा नहीं है कि टीचर के द्वारा बच्चे में भर दिया जाएगा, ये टीचर है, खाली बर्तन बच्चा है और इसमें भर दो, ऐसा कुछ नहीं है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब सब मिलके सीख रहे हैं, तो ये तो गलत है। डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय द लर्नर्स, हाँ ठीक है। को कंस्ट्रक्टेड सिर्फ इंडिपेंडेंटली लर्नर्स के द्वारा, इसमें तो फिर समाज और संस्कृति दोनों है ना, तो बच्चे के टीचर या पीयर्स भी इसमें शामिल होंगे। को कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स, बच्चा अकेला नहीं होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा। को कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स विद सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, ये बात सही है कि टीचर और विद्यार्थी दोनों मिलकर के या पीयर्स सब मिलकर के ग्रुप में सीख रहे हैं, तभी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हम कह रहे हैं। डायरेक्टेड एंड डिक्टेटेड बाय टेक्स्ट बुक, जी नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक से डिक्टेट नहीं होता। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए वो आप बताएंगे। किसी को क्वेश्चन नंबर 26 समझने में दिक्कत हो रही है, मैं एक बार समझा देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल कहेंगे, यानी ये वाला जो सेट है, तो अगर आप इसमें 25 तक भी ला पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक मानेंगे। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस वाला सेट है और थोड़े मुश्किल भी हैं क्वेश्चंस, कह सकते हैं हम कंपैरेटिवली, लेकिन है सिलेबस से। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट ठीक करने की जरूरत है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा और ईजी है ये, है ना। इसको पढ़ के समझने में हम गड़बड़ करते हैं, समझते हैं एक बार। अगर हम बात करें टू एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण, जिसका कोई मतलब हो आपके लिए, जो सच में लर्निंग है। एक होती है रोट लर्निंग, रट के सीखना, तो आपको रट के सीखने पे बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है मीनिंगफुल लर्निंग पे, यानी आप में सच में आप एज अ लर्नर मीनिंगफुली सीख सकें, जो आपके जीवन से जुड़ा हो। उसके लिए लर्निंग स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू, बच्चों को कैसे सीखने के लिए मोटिवेट करेंगे आप,
टू सेट, कैसे गोल सेट करें वो, ताकि मीनिंगफुली सीख पाए। तो भैया लर्निंग गोल सेट करें कि मुझे सीखने में इंटरेस्ट है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं या कर रही हूं, रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। परफॉर्मेंस गोल में क्या होगा, आपको फर्स्ट आना है तो आप रट भी लेंगे कोई चीज, लेकिन अगर आपने गोल ही ये बनाया कि मुझे सब कुछ सीखना है, ये बुक पढ़ के मुझे सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ना कि याद हो सिर्फ, तो आपने लर्निंग गोल सेट किया। परफॉर्मेंस गोल कब होता है, जब आपको सिर्फ फर्स्ट आना है, आपको पता सब कुछ हो, चाहे आपने रटा हो चाहे मीनिंगफुली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लर्निंग गोल्स की बजाय, रेदर देन का मतलब है लर्निंग गोल्स की बजाय, परफॉर्मेंस गोल्स की बजाय लर्निंग गोल्स सेट करने हैं, है ना। विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य के रूप में अधिगम, यहां पे हिंदी में अलग हो जाएगा, देखो ये हिंदी में होगा कि उपलब्धि यानी परफॉर्मेंस, उपलब्धि के बजाय, उपलब्धि के स्थान पर अवबोध प्रेरित करना चाहिए। ठीक ठीक है ना, देखिएगा एक बार, तो इसमें हिंदी में गड़बड़ है। लर्निंग गोल्स आपको बनाने हैं, उन्हें उद्देश्य के रूप में अवबोध के स्थान पर नहीं, उपलब्धि के स्थान पर, ये ऐसे आएगा यहां पे, ठीक है ना। ये इन्होंने टाइपिंग की मिस्टेक है हिंदी में, इंग्लिश में ठीक है ये, तो आप उसी के साथ जाइएगा। आउट ऑफ 30 होपफुली आपने ठीक स्कोर किया होगा। अब हम कल मिलेंगे, कल हम एकदम टाइम पे मिलेंगे। अब मैं कुछ 1-2 कमेंट्स आप लोग के पढ़ लेती हूँ, फिर हम कल मिलेंगे। ठीक, लाइक शेयर आप कर चुके होंगे, कमेंट्स में बताइएगा अगर आपका कोई भी विचार है, सुझाव है, सवाल है, कुछ आप चाहते हैं, है ना, वो सब आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं एक बार पढ़ करके उस पर काम करने की कोशिश की जाएगी। दिक्कत करता है जिसमें बच्चे वयस्क के अनुसार सो सकते हैं। शोभित क्या पूछ रहे हो भाई? मैम एक प्रश्न बता दीजिए, बड़ा दिक्कत करता है जिसमें बच्चे वयस्क के अनुसार सोच सकते हैं और मात्राओं प्रकार का इस प्रकार का, ये अभी बता देती हूँ शोभित। ये जो वही वाला क्वेश्चन था जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, इसको हम फिर कभी भी डिस्कस कर लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, बच्चे अमाउंट में यानी मात्रा में सेम सोचते हैं। आपके दिमाग में 50 थॉट आ रहे हैं यानी विचार आ रहे हैं, बच्चे के भी दिमाग में 50 थॉट आते हैं, ऐसा नहीं है उसके दिमाग में थॉट्स नहीं आते। ठीक, बात है काइंड की, प्रकार अलग है। बच्चे के दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं अपने खिलौनों को लेकर के, है ना, और आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि आपका ब्रेकअप हो गया, नौकरी नहीं लगी, घर वाले डांटते हैं, नाकारा समझते हैं, व्हाटएवर। ठीक, तो काइंड अलग हो गया। बच्चे के लिए काइंड डिफरेंट है ना। चाइल्ड का जो काइंड है वो डिफरेंट है, सोचने का जो प्रकार है वो अलग है, उसके मुद्दे अलग हैं, सोचता वो भी है, सोचते आप भी हैं एज एन अडल्ट, लेकिन अमाउंट सेम है, यानी क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी गुणात्मकता अलग है, मात्रा दोनों की सेम है। ये पियाजे ने कहा था। इस पे चर्चा किसी और दिन भी हम करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा घूम फिर करके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे हम, एग्जैक्ट 9 बजे मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर। क्या कह रहे हो? ऑफलाइन रहता हूं तो सिर्फ दाल रोटी, नौकरी एवं परिवार की ही चिंता रहती है, ऑनलाइन होते ही धर्म, समाज, राजनीति, देश, विश्व और पूरे ब्रह्मांड की चिंताएं होने लगती हैं। ये इंटरनेट का एक क्या है, अभिशाप कहेंगे इसको, है ना, या एक नेगेटिव बात कहेंगे कि आप कोशिश कीजिए, आपके लिए अभी इस टाइम पे क्या जरूरी है, वो है आपकी नौकरी या आपका परिवार या जो भी आप पहली बात बता रहे हैं, तो उसी पे फोकस कीजिए। इंटरनेट उतना ही यूज कीजिए जितना जरूरी है ना। इवन मैं भी खुद बहुत कम कोशिश करती हूँ आजकल यूट्यूब देखने की, हालांकि क्योंकि मैं क्रिएटर साइड पे भी हूं तो जरूरी हो जाता है कई बार देखना भी, बट फिर भी मैं अवॉइड करती हूँ। मैं कोई आजकल उस जोन में हूं कि मैं कोई एक सीरीज देख लूंगी, मैं कोई एक मूवी देख लूंगी जिससे एक स्टोरी है वो कम से कम मेरे को रिफ्रेश करेगा, या एक स्टोरी मेरे सामने पूरी प्रेजेंट हुई। और अगर हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो वो 1-1 सेकंड की रील्स, 1-1 सेकंड तो नहीं, खैर 1-1 मिनट 30 सेकंड्स की रील्स, वो शॉर्ट वीडियोस और फालतू की दुनिया भर की 5-5 मिनट की भी वीडियोस, इससे क्या होता है, ब्रेन आपका डिस्ट्रैक्ट होने की स्थिति में जाता है। मतलब वो डोपामिन इतना ज्यादा, मतलब बम्बार्डमेंट है वो, कि हर 5 मिनट में स्टोरी कोई कंप्लीट नहीं हो रही, बट वो 5-5 मिनट में आपने इतना डेटा दिमाग को दे दिया कि वो प्रोसेस करते करते परेशान हो जाएगा। तो जो काम की चीजें हैं, जब भी तो हम देखते हैं ना 1 घंटे की क्लास कितनी भारी पड़ जाती है, वहीं 1 मिनट की रील में हमें कोई समस्या नहीं है। तो
वो जरूरी है कि आप थोड़ा सा दिमाग को चिल्ड आउट करके, और जो जरूरी है आपके जीवन में, जैसे आपकी पढ़ाई, तो आप उस पर फोकस करें थोड़ा बहुत। अगर आपको आधा घंटा देना है तो उस चीज में कर लीजिए, या कुछ ऐसा देख लीजिए जिसकी कोई स्टोरी हो, कोई सीरीज आप देख रहे हैं, कोई मूवी आप देख रहे हैं, तो खाना खाते हुए या कभी भी जब भी आपको लगता है कि वो आधा घंटा आपको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, तो वो देख लीजिए। एटलीस्ट दिमाग आपका थोड़ा सा पीसफुल होगा, एक स्टोरी में बंधेगा। अदरवाइज इंटरनेट ने क्या किया है कि वो छोटे छोटे चंक्स में हमें चीजें दे दी हैं, और दिमाग हमारा कंफ्यूज होता है, या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है प्रोसेस करने के लिए। तो ये तो सच है ही। तो ये समाज और धर्म और पूरी दुनिया के मुद्दे आप तब संभालिएगा, पहले अपने घर की रोटी संभालिए, तो उसके लिए पढ़ाई कीजिए, है ना। टेक केयर, ध्यान रखिए, कल मिलेंगे। और अगर ऑफलाइन रहने में भलाई लग रही है तो ऑफलाइन रहिए। इंटरनेट पे कुछ दुनिया नहीं खत्म हो रही, जीवन आपका अपने ही जीवन में कुछ अच्छा करने से चलेगा, वीडियो देखने से तो नहीं चलने वाला। थोड़ा बहुत कभी अगर नॉर्मली देखते हैं, ज्यादा इंपैक्ट नहीं होते हैं, तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है।